बनाने में, उसको बिक्री करने में, उसको खरीदने में हेल्प करता है। उन सारे एक्टिविटीज जो रिलेटेड होते हैं, उन सारे रिलेटेड एक्टिविटीज को हम कॉमर्स नाम दिए हैं। अब भैया अब जान लेते हैं कि इसके गुण क्या क्या हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये कॉमर्स बंदा है तो इसके गुण क्या क्या हुए, इसकी खामियां क्या क्या हुई, ठीक है, इसका फंक्शंस क्या क्या हुए, हम इसको चलिए जानते हैं, ठीक है। अब जो कॉमर्स का बबुआ है, अब देख लीजिए इसका फंक्शंस क्या क्या है। तो आप इसको फंक्शंस में नोट कर सकते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। तो चलिए देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट, ठीक, बराबर। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। तो रिमूविंग हिंड्रेंसेस, इसका मेन एम वही है, रिमूविंग ऑफ हिंड्रेंसेस। कि हिंड्रेंसेस का मतलब भैया, हिंड्रेंसेस का मतलब दिक्कतें। जो यहाँ पे मैं रुकिए लिख देता हूँ हिंदी में, दिक्कत। ये जितनी भी दिक्कत होती है माने प्रॉब्लम्स होती हैं, कष्ट। अगर ओडिया बच्चे देख रहे हैं तो उसका माने कष्ट हो गया हमारा। जितनी सारी दिक्कतें होती हैं उससे हमारा कॉमर्स हटाता है। मेन इसका फंक्शन यही है कि जितनी भी दिक्कतें हमारे बिजनेस की फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आती हैं, दिक्कतें, उसे ये हटाता है। अब कितने प्रकार के हमारे हिंड्रेंसेस आते हैं, माने दिक्कतें आती हैं। पहला आता है हिंड्रेंसेस माने दिक्कत इंसान का, पर्सन का। तो पर्सन का हिंड्रेंसेस मतलब बिक्री का, माने एक इंसान है और एक मान लीजिए बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन ये कहाँ कहाँ घूम के बात करेगा। इसको तो घूम घूम के प्रचार तो कर नहीं पाएगा, दिल्ली का है तो ये उड़ीसा में तो आके ये प्रचार कर नहीं पाएगा। इसलिए ये एक कैसे इसको माने इसका क्या बोलते हैं, दिक्कत को हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन को कैसे दूर किया जा सकता है। ए चेन ऑफ ट्रेडर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स का एक ग्रुप हो, इंटर नेटवर्किंग हो, एक नेटवर्क सिस्टम हो, जिससे कि एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को बताता है कि आप उस ट्रेडर के पास जाओ। तो ये एक ट्रेडिंग चेन हो गया जिससे हमारा हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन दूर होता है। अब दूसरा हिंड्रेंसेस मतलब दिक्कत क्या है भाई, सभी को दिक्कत है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लेस, लोकेशन का जो यहाँ पे लोगो लगाया है मैंने, यहाँ पे प्लेस हो गया। तो हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस मीनिंग उसका क्या, कि जो दिक्कतें आती हैं हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में। जैसे कि मान लीजिए मैं दिल्ली का हूँ तो बिक्री करने तो उड़ीसा जा नहीं पाऊंगा, तो कोई आना चाहिए या फिर मेरा सामान यहाँ से दूसरे जगह जाना चाहिए। तो जब मेरा सामान यहाँ से दूसरी जगह जाएगा तो वो हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। और एक ट्रांसपोर्टेशन ही एक माध्यम है जिससे हम हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेसेस को रिमूव कर सकते हैं। उसका इनिशिएटिव यही हो जाएगा कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है टर्शरी सेक्टर इनडायरेक्ट हम बोल सकते हैं, ये हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेसेस को रिमूव करता है। ठीक है ना भैया। अब देखिए ये एक तो बुचुनिया है, ये एक लड़की है और एक लड़का है, ठीक है। आप बोल रहे भैया तू गिफ्ट ले मैं गिफ्ट लेता हूँ, तू गिफ्ट ले मैं गिफ्ट लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोनों, एक्सचेंज तो कर रहे हैं ना, ये इसको दे रहा है ये इससे ले रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। तो द हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज, जो फंक्शंस ऑफ कॉमर्स है, ये एक्सचेंज का जो दिक्कतें आती हैं हमारी सोसाइटी में बिजनेस करते टाइम, उन्हें ये रिप्लेस करता है और रिमूव करता है, हम इसे बोल सकते हैं। तो कैसे रिमूव करता है, ये जो दिक्कतें आती हैं एक्सचेंज की कैसे रिमूव होती है, ये बैंकिंग सेक्टर से रिमूव होती हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे बहुत बड़ा एक लोन अमाउंट चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊंगा, बैंक के पास जाऊंगा। बैंक कहाँ से पैसा लाएगा, एक पर्टिकुलर इंसान जो डिपॉजिट करता है, सेविंग्स करता है, तो वहीं से तो आता है ये पैसा। बैंक कहीं इन्वेस्ट करता है तो जहां से वो इंटरेस्ट लाता है, उसका जो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट होता है उससे तो हमें लोन देता है और बहुत सारी एक्टिविटी। तो हमें मान लीजिए जस्ट एक एग्जांपल कि मैं सोना लेके जाता हूँ, क्या, गोल्ड।
बैंक में गोल्ड लेके जाता हूँ, तो अब मुझे दिक्कत हो गई क्या कि मुझे कहीं सोना अदला बदली नहीं हो रहा है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा एक ऐसा प्रोविजन है जहां पे मैं गोल्ड एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज रिमूव हो गया, किसके द्वारा? बैंकिंग के द्वारा। समझ आ रहा है कि नहीं भाई? ठीक है, तो अब चलिए हम जान लेते हैं अपने फोर्थ हिंड्रेंसेस की तरफ, मतलब फोर्थ दिक्कत की तरफ। क्या दिक्कत? क्या भाई सबके पास ये दिक्कत है, समय की दिक्कत। समय जो होता है ना बहुत पावरफुल होता है, बड़े से बड़ों को नीचे पटक देता है, नीचे पटकों को ऊपर उठाकर सितारा बना देता है ये समय। तो इसे समय का दिक्कत जो होता है उसको हटाना पड़ता है हमें। तो समय का दिक्कत जो है हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम, आप इसको नोट करते रहिएगा, मैं इसलिए डिक्टेट आपको कर रहा हूं। हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम को कैसे रिमूव होता है? ये रिमूव होता है एक सर्विस से जिसको नाम है वेयर हाउसिंग, माने माल गोदाम, जिसे मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, कॉमर्स जो फंक्शंस ऑफ कॉमर्स से क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करता है, जिससे कि हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम दूर होते हैं। अब मान लीजिए कि भैया मैंने थोड़ा थोड़ा, मैं तो थोड़ा थोड़ा गुड्स बनाऊंगा नहीं, प्रोड्यूस तो करूंगा नहीं। जब भी प्रोड्यूस करूंगा बल्क में प्रोड्यूस करूंगा, और बल्क हमेशा बल्क का बल्क सामान तो बिकेगा नहीं मेरा। तो जो सामान फ्यूचर में बिकने वाला है मैं उसे वेयर हाउस कर देता हूँ, माल गोदाम में सेव कर देता हूँ अच्छे से। और माल गोदाम जो टर्म है बहुत ही बड़ा टर्म है, मतलब वेयर हाउसिंग बहुत बड़ा टर्म है। ठीक है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं हमारा फिफ्थ दिक्कत की तरफ। फिफ्थ हिंड्रेंसेस जो है, इट रिमूव्स द हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क। भाई ये क्या बता दिया, रिस्क, ये तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। रिस्क एलिमेंट बिजनेस है, मैंने रिस्क है जैसे कि मैंने बताया था। तो अब रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? अब मान लीजिए ये सारी दिक्कतें कम हो गई मेरी, बैंकिंग भी दिक्कत कम हो गई, वेयर हाउस भी करे, लेकिन अगर वेयर हाउस में मैं अपने चीजों को रखता हूँ और उसमें बाई दफा बहुत बड़ा आग लग गया, तो वो मेरा एक रिस्क हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया मेरा। तो मैं उसको कवर कहाँ से करूंगा भैया? मुझे मेरा बाप माता कौन है नहीं ना जो कि मेरे को पैसा देते रहेगा घर से। तो उसके लिए मैं तो लॉस सहने भी तो आया नहीं हूं ना। इसलिए अगर बाई दफा मेरे को ट्रांसपोर्टेशन अगर कर रहा हूँ और एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे गुड्स का लॉस हो जाता है, तो मैं उसका कहाँ से निकाल लूंगा मुनाफा? तो वो रिस्क जो कवर कहाँ से होता है, ये रिमूव कहाँ से होता है? जो दिक्कत होती है ये कहाँ से सुधरती है? इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी वाले हमें ये प्रोविजन देते हैं और हमें ये फैसिलिटी देते हैं कि भैया आप हमारे एक पॉलिसी लीजिए जिसमें कि आप अपने सारे गुड्स का और अपने चीजों का इंश्योरेंस करा लीजिए, और आप महीने महीने आप पेमेंट करते रहिए हमें पर्टिकुलर इंटरेस्ट, जिससे कि आपका रिस्क का जो संभावना है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा और आप फायदे में भी रहेंगे। तो सब कोई फायदा करने आया है, कोई अपना घाटा करने नहीं आया है। तो इंश्योरेंस कंपनी अभी यहाँ पे अपना फायदा ले रही है, क्योंकि आपका बार बार चीजें में आग नहीं लगेगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, और इसको एक इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और लेकिन हाँ एक एडवांटेजेस भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, अब भैया चलते हैं हम अपने लास्ट इंडियन आंसर, मतलब लास्ट दिक्कत की तरफ। भैया अब हमें दिक्कत कुछ नहीं, एक लास्ट दिक्कत है कॉमर्स। भैया आप इसको दूर कर दो तो मैंने सारा मेरा बिजनेस स्मूथली चलने लगेगा। क्या क्या भाई, क्या है वो? नॉलेज। ये जो बुक्स दिख रहा है ये नॉलेज का प्रतीक है, माने नॉलेज का एक सिंबल है। सो हिंड्रेंसेस ऑफ रिमूविंग नॉलेज, जो दिक्कत होती है नॉलेज के हिसाब से उसे ये दूर करती है। अब मान लीजिए मेरा एक प्रोडक्ट है पेन। अब भाई इसको नॉलेज किसी को है नहीं कि मेरा पेन कैसा है, कैसा दिखता है, किसका इसका इसका फंक्शंस क्या क्या, इसका मेरिट्स और डेमेरिट्स क्या है। अब किसी को तो पता है नहीं, कोई मेरे को जानने का इंटरेस्ट भी नहीं लेगा, लेकिन एक एक बंदा है जो इंटरेस्ट लेगा, जो है कस्टमर। अब कस्टमर को भाई कैसे पता कि हमारा जो सामान है उसके कितने सारे गुण हैं? तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा देता हूँ, एडवर्टाइजिंग।
तो हिंड्रियंसेस ऑफ नॉलेज कैसे रिमूव होता है? एडवर्टाइजिंग, चीजों को प्रदर्शन करना, एडवर्टाइज करना। कैसे? आजकल बहुत सारे वेज हैं एडवर्टाइज करने से, जैसे कि इंटरनेट का जमाना है, तो इंटरनेट से तो पहला हम एडवर्टाइज करते हैं यूट्यूब पर, गूगल एड्स पर, हो गया इंस्टाग्राम पर। आजकल गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब बहुत ट्रेंड पे है एडवर्टाइजिंग के मामले में। और टेलीविजन, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर, जैसे कि फेयर लवली, फेयर लवली, फेयर लवली बोलती है भाई क्रीम लगाओ गोरे हो जाओगे, तो यहाँ पे एक एड्स रन हो गया। कहाँ पे भाई? टेलीविजन पे हमारा एड्स रन हो गया। और आजकल भी बहुत सारे लोग हैं जो रेडियो सुनते हैं, या फिर नहीं भी सुनते हो तो पहले रेडियो चलता था, तो इसलिए यहाँ पे एडवर्टाइजिंग में रेडियो भी हो चुका है। और जैसे कि प्रिंट मैगजीन्स, जैसे कि औरतें मैगजीन्स पढ़ने की बहुत शौकीन होती हैं, तो जैसे कि बहुत सारे मैगजीन्स हो गया, गृह लक्ष्मी, यहाँ पे ये जो एडवर्टाइजिंग कंपनी होती है, यहाँ पे अपने एड्स प्रिंट करे, जैसे कि लोग इससे अट्रैक्ट होकर इनका चीजें खरीदेंगे। अब ऐसा ही न्यूज़पेपर में भी होता है, जब ये न्यूज़पेपर जैसे दैनिक भास्कर हो गए, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गए, ये सब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग कंपनी एडवर्टाइज करती है और अपना कुछ पे करती है। जैसे कि मान लीजिए मेरा क्या बोलते हैं, दैनिक भास्कर का जो न्यूज़पेपर है, उसमें मैं एक एडवर्टाइजमेंट प्रिंट करने का 200 रुपीज लेता हूँ। तो 200 रुपीज लेने कुछ फीस चार्ज होता है और कुछ नहीं। बिल बोर्ड हम कह सकते हैं, जैसे कि पूरा इंटरनेशनल तौर पर, या फिर मैगजीन के तौर पर, जैसे कि मैंने बताया था मैगजीन के तौर पर। अब इंटरनेट, इंटरनेट इज द मेन की रोल। और एक बात मैं बताता हूँ, आजकल जो एडवर्टाइजिंग कंपनी होती है ना, और छोटे मोटे भी कंपनी, आजकल इन सब एडवर्टाइजिंग माध्यम को छोड़कर इंटरनेट को फॉलो ज्यादा कर रही है, क्योंकि इंटरनेट में ज्यादा कम पैसा भी खर्च हो रहा है, टाइम इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है, और हमें इसका प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू मिल रहा है, हमें प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा मिल रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कंपनी है ए, अब इसको अपने चीजों का एडवर्टाइज करना है। अब ये स्टार्स के पास नहीं जाएगी, जैसे कि टेलीविजन में एड्स होता है, तो स्टार्स के पास नहीं जाएगी। अब स्टार्स जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हो गए, वो बहुत ही ज्यादा हाई फीस चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे फीस चार्ज हाई हो जा रहा है, इसलिए ये नहीं करते। इनकी बेटर ऑप्शन क्या है? इंटरनेट। ये इंटरनेट पे बहुत सारे छोटे छोटे पेजेस रन कर देते हैं, जैसे फेसबुक पे। फेसबुक पे आप प्रति पेज का 5 रुपया लेते हैं कोई भी एडवर्टाइज करने का। इंस्टाग्राम हो गए, तो यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे हम क्या करते हैं, चीजों को प्रमोट करते हैं। तो यही एडवर्टाइजिंग जो है आजकल इंटरनेट पे शिफ्ट हो गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब इसको हम करते हैं जूम इन। हाँ, और अब हम चलते हैं कॉमर्स, कि कॉमर्स हमारा जो है भैया कैसे फ्लो होगा अच्छे से। जैसे कि मैंने आपको आगे से बता दिया है कि भाई कैसे फ्लो होगा हमारा कॉमर्स अच्छे से। तो उसके लिए ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होते हैं। क्या होते हैं भैया? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। माने ट्रेड जो होती है उसके कुछ साधन, जिससे हमारा इकोनॉमिक और फ्लो ऑफ गुड्स बेटर हो सके, उसे हम एक्सेलरेट टू ट्रेड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है कि एक्सेलरेट टू ट्रेड का मतलब द सर्विसेज टू प्रोवाइड एनहांस एंड स्मूथ इन द फ्लो ऑफ गुड्स इन द मार्केट, जिससे कि उसका प्रोडक्ट का वैल्यू भी अच्छा हो सकेगा। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या क्या है भाई? जैसे कि मैंने अपने टर्शियरी सेक्टर में बता दिया है आपको, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स में बता दिया है, तो इसमें ज्यादा इलेबोरेटिव बताना नहीं पड़ेगा, फिर भी बता दूंगा मैं। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है? जिससे कि कॉमर्स को एक फ्लो मिलता है, एक अच्छा बूस्टअप मिलता है अपने बिजनेस को रन करने में। पहला ऑक्सिलरीज क्या है भाई? बैंकिंग सेक्टर। अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कहाँ जाते हैं लोन लेने के लिए? बैंक तो ही जाते हैं ना। अब भाई आप मुझे बताओ कि कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर बैंक्स हैं जो कि सिर्फ लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? नहीं पता? तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। पहला तो है आईडीबीआई इंटरनेशनल। नहीं पता? आईडीबीआई बैंक है,
ठीक है। आईसीआईसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, और भी बहुत सारे बैंक है जो कि बैंक सिर्फ लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है भैया। अब दूसरा ऑक्सिलरीज क्या है? इंश्योरेंस। अब जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा जो सामान है, मैं बहुत सारा सामान ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह, और एक बाय दफा एक्सीडेंट हो गया, तो या फिर वेयर हाउस मैंने किया है कुछ चीज और उसे आग लग गया एक्सीडेंटली, तो मेरा पैसा कहाँ से रिकवर होगा? ये इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझे रिकवर करेंगे पैसा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट लेते हैं, मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली हमारा ये इंटरेस्ट लेते रहते हैं। तो इसलिए ये जितने भी ये बोलते हैं कि मैं भैया आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता हूँ कि आप अपने सारे गुड्स का इंश्योरेंस करा लो, मैं इसका भरपाई कर दूंगा। ठीक है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा टर्म है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, +2 में पढ़ेंगे। ठीक है, +2 फर्स्ट सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, बरोबर। अब इसका थर्ड अगली की तरफ चल जाते हैं हम, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही बड़ा की रोल मेंटेन करता है और प्ले करता है हमारा कॉमर्स में स्मूथ करने के लिए ट्रेड को, जैसे कि ये टर्सरी सेक्टर का भी पार्ट है। ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारे क्या बोलते हैं, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, और इस वजह से ही ये स्मूथ होता है। जैसे कि एडवर्टाइजिंग टर्म मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आप इसको नोट कर लीजिएगा कि व्हाट आर द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। पॉइंट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्समैनशिप। ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जब आपके एग्जाम में आएगा तब आप इसे इलाबोरेटली लिख दीजिएगा। और वैसे भी आपकी कल्याणी पब्लिशर्स की बुक में तो ये अच्छे से एलाबोरेटली है, आप उसे याद कर सकते हैं अगर, क्योंकि मैं समझा दे रहा हूँ और आप उसको डेफिनेशन ऑब्वियसली लिख सकते हैं। और कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट जैसे कि सही बात है भैया, जब हम कम्युनिकेट हर किसी से करेंगे तभी तो हमारा बिजनेस ग्रो होगा ना, तभी तो हमारे बिजनेस में पता चलेगा लोगों को कि क्या है क्या नहीं है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है बहुत ही अच्छा रोल करता है, प्ले। अब इसको हम प्रोडली समझते हैं क्योंकि एक हमारे लिए एक नया टर्म है। तो क्या भैया कि ये जो प्रोड्यूसर है ना, ये पहले क्या करता है, एजेंट को करता है, सेल्समैन को भेजता है कि भैया आप जाओ मेरे चीजों का एडवर्टाइज करो, या फिर वो इंटरनेट का भी सहारा लेता है, एडवर्टाइजिंग कंपनी का सहारा लेता है, तो वो एजेंट हो गए। अब वो एजेंट क्या करता है, सामान किसको सप्लाई करता है, होलसेलर। होलसेलर कौन? जो कि गुड्स को बल्क में खरीदता है, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में खरीदता है, उसे हम होलसेलर कहते हैं। और फिर वो होलसेलर रिटेलर को बेचता है, जो कि रिटेलर कौन? रिटेलर मतलब नॉर्मल जो दुकान शॉपकीपर होते हैं जो कि एक एक सामान बेचते हैं, उसको रिटेलर कहते हैं। अब रिटेलर भी बहुत बड़ा टर्म है, रिटेल का एक सब्जेक्ट है, रिटेल जो है वो अलग सब्जेक्ट ही है, हमारा वोकेशनल सब्जेक्ट है। ठीक है, और एट लास्ट रिटेलर हमारा कंज्यूमर को सामान बेचता है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल, यहाँ पे एक पेन है 5 रुपीज का, तो ये कमीशन कितना लेगा एजेंट हमारा? समथिंग 0.5। ठीक है, जब ये 0.5 लेगा, ठीक है, अब प्लस करते हैं होलसेलर को जब ये बेचेगा, तो 0.5 ये किससे लेगा? प्रोड्यूसर से लेगा, भैया मुझको पैसा दे दो। और फिर जब एजेंट बेचेगा किसको? होलसेलर को। अब होलसेलर भी अपना कुछ सेट करेगा, वो 5.5% सेल नहीं किया, वो कर दिया इस पे 1 रुपीज का मुनाफा। अब होलसेलर जब रिटेलर को बेचेगा तो 1 रुपीज का मुनाफा कर दिया, तो यहाँ पे उसका कितना, पेन का टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 5.5 और 6 मतलब अप्रोक्स हम ले लेते हैं 7। अब उस पेन का दाम 7 हो गया। इसी प्रकार से हमारा चीजों का रेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, अब आजकल क्या है, प्रोड्यूसर जैसे कि फ्लिपकार्ट ले लेते हैं हमारा, जैसे कि यहाँ पे हम अपना फ्लिपकार्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब फ्लिपकार्ट जो है डायरेक्ट प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मतलब वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से सामान उठाता है और डायरेक्ट सेल किसको करता है? हमारे कंज्यूमर्स को, जिससे कि हमें बहुत ही कम दाम में और अच्छे रीजनेबल प्राइस में चीजें मिल जाती हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, हमने डिस्कस कर लिया। अब सेल्समैनशिप क्या होता है कि एक बंदे को हमने भाई बोल दिया तू जा हमारा प्रोडक्ट को
एडवर्टाइज कर, तो वो हो गया सेल्समैनशिप। वो चीजों को लेगा और गली गली घूम के सेल्समैनशिप करेगा, मतलब एडवर्टाइज करेगा चीजों को। बस यही तो है हमारा एक्सोलूट टू ट्रेड में। और आगे कुछ अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। और मैं जो कॉमर्स है ट्रेड है। अब ट्रेड क्या है? ट्रेड मतलब बिक्री और व्यापार। अब व्यापार दो टाइप के होते हैं, पहला एक होता है इंटरनल व्यापार और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल व्यापार। तो पहले हम इंटरनल व्यापार को समझ लेते हैं। तो इंटरनल व्यापार वो हो गया, जैसे कि एग्जांपल ये जो खड़क सिंह है, मूंछ वाले खड़क सिंह, ये जो है ये सिर्फ अपने पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए ये कोल्हापुर में रहते हैं और कोल्हापुर में सिर्फ बिजनेस करते हैं, तो ये हो गई है लोकल ट्रेडर हो गए हमारे, लोकल ट्रेडर हो गए ये हमारे। और यहीं पे ये बच्चे जो ये भैया ठेंगा दिखा रहे हैं हमको, ये क्या बोल रहे हैं, ये जो रहते हैं ये कहाँ रहते हैं, सम्बलपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। तो अब ये उड़ीसा में पड़ता है, तो ये अपनी सारी चीजें जो बनाते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, वो अच्छी क्वालिटी की होती हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लास्टिंग होती हैं, इसलिए ये अदर स्टेट में भी सप्लाई अपने विद इन द स्टेट सप्लाई करते हैं। जैसे कि हमारा कोलाहंडी हो गया, देवगढ़ हो गया, राउरकेला हो गया, ये सप्लाई अपना अलग अलग करते हैं। तो उन ट्रेडिंग जो ट्रेड हमारे विद इन द स्टेट होता है, उस ट्रेड को हम स्टेट और प्रोविंशियल ट्रेड भी कह सकते हैं। ठीक है भैया, अब हम अपने थर्ड ट्रेड की तरफ चलते हैं, जो कि है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब भैया कि हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में। अब इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में गुड्स तो प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे आपको, नहीं तो चलेगा कैसे, आप अपना बिजनेस तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आप जो पूरे इंडिया में सप्लाई जब चीजों करते हो ना, तब हम उस सप्लाई को और ट्रेड को इंटरस्टेट ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे तीनों का डेफिनेशन भी लिख दिया है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, कंडक्ट विद इन द कंट्री नेशनल बाउंड्री। इसका मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। इट इज अ ट्रेड वेयर द ट्रेडिंग इज कंडक्टेड विद इन द कंट्री नेशनल बाउंड्रीज। अपने विद इन द कंट्री जो ट्रेड होता है हम उसे इंटरस्टेट ट्रेड कहते हैं। अब चलिए हम वापस समझ लेते हैं एक्सटर्नल ट्रेड की तरफ। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब बाहरी एक्सटर्नल ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड उसका पार्ट है, एक टाइप है फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड जो ट्रेड हम अपने बाहर कंट्री जो बाउंड्रीज होते हैं उसके बाहर ट्रेड करते हैं, उन ट्रेडिंग को हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड। समझ आ गया? अब मान लीजिए ये भैया बिजनेस करते करते इतने ग्रो हो गए कि इंडिया में सप्लाई करने लगा। अब ये सोच रहे इंटरनेशनली फैलने के लिए सोच रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे दुबई को या फिर साउथ कोरिया को। जब भी एक्सपोर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉरेन ट्रेड, क्योंकि ये विदेश में व्यापार कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। इसका और एक टाइप है होलसेलिंग। होलसेलिंग मतलब जो एक पर्टिकुलर बंदा गुड्स को बल्क में खरीदता है और उसे थोड़ा थोड़ा कर बेचता है, उसे हम कहते हैं होलसेलिंग। और रिटेल एक पूरा सब्जेक्ट है, बट इसको हम छोटे में समझ लेते हैं। रिटेल मतलब वो जो कि होलसेलर से खरीदता है सामान और उसे कस्टमर्स को बेचता है, ये होता है फाइनल डीलर विद द कस्टमर। एट लास्ट यही कस्टमर से डील करता है। और अगर आपको एजुकेशन वीडियो चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए अपने एग्जाम को बेहतर से बेहतर करने के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि भैया आप टिप्स और स्ट्रेटेजीज वीडियोस भी बनाइए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।